विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे भाई, हम व्यक्ति परिचय कर रहे थे। कई बार क्या होता है कि सिलेबस में नहीं होता व्यक्ति परिचय, फिर भी प्रश्न बनते हैं वहां से। क्या बनते हैं? अब प्रश्न कैसे बनेंगे? माना भाई कोई साहित्यकार है और उसने अगर लिख दिया क्या अंगूर की बेटी किसने लिखी, तो तब आप क्या बोलोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, साहित्य से क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। गोविंद बल्लभ पंत सीधे काट दोगे आपकी ना, अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत तो पॉलिटिशियन थे। लेकिन आंसर क्या होगा उसका? क्योंकि एक जीबी पंत जो है वो नाटककार और उपन्यासकार भी हैं उत्तराखंड के। क्या है? हाँ, तो सोना 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 ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हुए उत्तराखंड में। सोना 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 किसने लिखी, अंगूर की बेटी किसने लिखी, है ना। और क्या देखा हमने? कोहिनूर का लुटेरा किसने लिखी। ये 3 क्वेश्चन देखे हुए मैंने उत्तराखंड में। क्या देखे हुए? तो गोविंद बल्लभ पंत देखते ही आप उसको क्रॉस कर दोगे अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो। लेकिन पूछा कहां से? भाई साहित्य है उत्तराखंड में, साहित्यकार जो है उन्होंने कुछ लिखा है ना। इसलिए व्यक्ति परिचय पढ़ना जरूरी है। आज के व्यक्ति हैं भाई बड़े महान व्यक्ति, जिनके गांव में लोग जाते थे और मिट्टी जहां पर वो चलते थे उनके कदमों की मिट्टी उठाकर क्या अपने बच्चों पर तिलक करते थे। हेमवती नंदन भोगना, धरती पुत्र हिमपुत्र, कौन? इन्हीं की वजह से आपका एचएन भी खुल पाया, इन्हीं की वजह से पर्वतीय विकास मंत्रालय बना उत्तर प्रदेश में, है ना। तो हेमवती नंदन भोगना, धरती पुत्र हिमपुत्र के नाम से विख्यात भोगना जी का जन्म 25 अप्रैल 1919 पौड़ी बुघानी। कौन सा गांव? नाम याद रखना पड़ेगा, बुधानी गांव, बुघानी गांव, ठीक है। बुघानी के भोगना, ठीक है। और काला कहां के? सुमाड़ी। पूरे भारत में पूरे विश्व में अगर कहीं पर भी काला मिलेंगे तो समझ लेना कि उनका मूल कहां है? सुमाड़ी। सुमाड़ी के काला होते हैं और ये है बुधानी के कौन? भोगना। तो हेमवती नंदन भोगना 25 अप्रैल 1919 याद करना पड़ेगा भाई। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था उस जमाने में उनका जन्म हुआ 25 अप्रैल को, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कुछ दिनों बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 12 दिन बाद इनका जन्म हुआ 25 अप्रैल 1919 पौड़ी बुधानी गांव में। 1937 में उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद आए। पहले इलाहाबाद जाना पड़ता था प्रयागराज पढ़ने के लिए। कहां? प्रयागराज जाना पड़ता था भाई, ठीक है। यहां छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। 1957 में ये सबसे पहले कांग्रेस के विधानसभा के लिए चुनाव जीते। तो कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव कब जीता इन्होंने? 1957 में। और पंत जी की सरकार में संसदीय सचिव बने। क्या बने? गोविंद बल्लभ पंत जी की सरकार में संसदीय सचिव बने। क्लियर हो गया? 1972 में प्रयागराज इलाहाबाद से लोकसभा के लिए विजयी हुए, लेकिन 1 वर्ष बाद ही नवंबर 1973 में इंदिरा जी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया इनको। कहां का मुख्यमंत्री? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भाई 1973 74 के आसपास। 1975 में इमरजेंसी के समय इंदिरा जी से मनमुटाव होने के कारण मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। आप सोच सकते हो जिस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था, ठीक है, जब उन प्राइम मिनिस्टर ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, इमरजेंसी लगा दी, किस आधार पर? आर्टिकल 352 लगा दिया। किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर या अभ्यंतरिक अशांति के आधार पर। पहले आर्टिकल 352 में लिखा हुआ था कि 3 कारणों से इमरजेंसी लगती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और अभ्यंतरिक अशांति। बाद में फिर वो अभ्यंतरिक अशांति को हटाना पड़ा 44वें संविधान संशोधन से, उसमें लिखना पड़ा सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन लिखना पड़ा। तो अब जब अभ्यंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा जी ने क्या लगा दी? इमरजेंसी लगा दी। और मतलब कैबिनेट को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, मीडिया घूम रही थी कि भाई क्या लग गया, ये इमरजेंसी कैसे लगी, है ना। तो लिखना पड़ा फिर 44वें संविधान संशोधन में, कैबिनेट की लिखित सूचना पर लगेगी अब इमरजेंसी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो भाई ये टकरा गए सीधे भगोना जी। किससे? इंदिरा जी से। इंदिरा इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंदिरा, एक जमाने में बोलते थे। इंदिरा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही क्या है? इंदिरा है। इंदिरा जी से टकरा गए। इंदिरा जी ने तो बाद में इनका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त करने के लिए क्या कर दिया? पूरा दम लगा दिया, लेकिन फिर भी जीते ये। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये इलाहाबाद से जब लड़े प्रयागराज से, तो इनके खिलाफ इंदिरा जी ने उठाया अमिताभ बच्चन को, सदी का महानायक। कौन? और अमिताभ बच्चन उस समय सुपरस्टार। अमिताभ बच्चन की झलक पाने के लिए तो आपको पता ही है, अमिताभ बच्चन ने हरा दिया किसको? भगोना जी को। ये गड़बड़ हो गई। तो जब भी कभी आपको सदी का महानायक मिले तो आप उससे जरूर पूछना
कि भाई आप ठीक है, आप पॉलिटिक्स में आए, किसी के कहने पे आए, लेकिन आपने उसके बाद उत्तराखंड के लिए क्या किया? एक व्यक्ति उत्तराखंड के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर रहा था, आपने उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या किया आपने? तो राजनीति में ये बड़ी गंदी चीजें होती हैं कई बार। समझ में आ गया? 1979 में उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन करने वाले जो व्यक्ति थे 1979 में, वो कौन थे? आंसर हेमवती नंदन बहुगुणा। मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, जब टेस्ट लूंगा तो मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन 19 अपनी पार्टी से 1982 में गढ़वाल संसदीय सीट से विजयी होकर मंत्री बने। उस समय हमारे पिताजी लोग बताते हैं कि क्या क्या हुआ था इलेक्शन में, है ना, क्या क्या हथकंडे अपनाए गए थे हराने के लिए, लेकिन क्या हुआ? इन्होंने हरा दिया और ये जीत गए। क्या हो गए? गढ़वाल संसदीय सीट से विजयी होकर मंत्री बने। 1984 में चौधरी चरण सिंह के साथ दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन करके इलाहाबाद से संसदीय चुनाव लड़े, लेकिन अमिताभ बच्चन से हार गए। किससे हार गए? अमिताभ बच्चन से हार गए। तो आपने बोलना है चौधरी चरण सिंह के साथ। किसके साथ? चौधरी चरण सिंह के साथ दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन करके इलाहाबाद से संसदीय चुनाव लड़े, लेकिन अमिताभ बच्चन से हार गए। 17 मार्च 1989 को निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के लिए एक अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था आपको कि पहाड़ के लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी कभी उत्तर प्रदेश में, कारण और बहुत सारे काम हो जाया करते थे। पर्वतीय विकास मंत्रालय बना तो किसने बनवाया? हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने। ठीक है। इंडियन नाइज हम, इनकी पुस्तक है। किनकी? हु रोड द बुक इंडियन नाइज हम? इंडियन नाइज हम, ये पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हेमवती नंदन बहुगुणा जी। समझ में आ गया भाई? तो बहुत बड़ी हस्ती थे। इन्हीं के पुत्र फिर बाद में यहाँ के मुख्यमंत्री बने, जिनका नाम क्या था? जज थे वो, बताओ आपके हैं? विजय बहुगुणा जी, इन्हीं के बेटे हैं। ठीक है। अगले भाई महाराजा मानवेंद्र शाह। महाराजा, इनका जन्म 1921 में टिहरी के प्रतापनगर में हुआ था। प्रतापनगर तो पता है आपको? प्रतापनगर में हुआ था। 25 अक्टूबर 1946 को इनका राज तिलक हुआ। इनके राज तिलक की डेट याद, सन याद रखना भाई। 1946 इनका राज तिलक हुआ। अंतिम राजा हैं ये। क्या है? आजा मतलब टिहरी के अंतिम राजा कौन है? राजा मानवेंद्र शाह, क्योंकि 25 अक्टूबर 1946 को इनका राज तिलक हुआ। उसके बाद आपको पता ही है, बाद में फिर भारत में विलय हो गया था टिहरी, है ना। तो उसके बाद इनके आगे संतानें हुई, लेकिन वो राजा नहीं थे, वो लोकतंत्र में रहे, तो राजा नहीं बने वो। ठीक है। राज तिलक के पूर्व से ही टिहरी की जनता रियासत के खिलाफ आंदोलनरत थी और समाधान के लिए टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया था। टिहरी राज्य प्रजामंडल, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी भाई। इतिहास में हम पढ़ते हैं, या तो जार के विरुद्ध हुआ था विद्रोह, कहां? रूस में, या फिर टिहरी में हुआ था, टिहरी रियासत के विरुद्ध, है ना। श्रीदेव सुमन और कौन? नागेंद्र सकलानी, मोलू भड़दारी, ये बड़े नाम हैं यहाँ के, जिन्होंने उस समय में लड़के थे, यंग थे, तो उन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था राजशाही के विरुद्ध। ठीक है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया था। जनता और टिहरी पुलिस के बीच निरंतर संघर्ष जारी था। भारत सरकार के हस्तक्षेप से अंतरिम सरकार गठित की गई थी। भारत सरकार के हस्तक्षेप से इंटरिम गवर्नमेंट गठित की गई थी, जिसमें आनंद शरण रतूड़ी, खुशहाल सिंह और डॉक्टर कुशलानंद गैरोला आदि शामिल थे। तो ये तीन नाम याद रखना। जब टिहरी में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो टिहरी में जब अंतरिम सरकार बनी थी भारत सरकार के हस्तक्षेप से, तो उनमें से कौन शामिल था या कौन शामिल नहीं था? तो ये तीन नाम तो याद कर लेना भाई। आनंद शरण रतूड़ी जी, खुशहाल सिंह जी और डॉक्टर कुशलानंद गैरोला जी। इतना समझ में आ गया? जनता के लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया। ये मैंने कम से कम 20-30 बार क्वेश्चन देख चुका हूं पेपरों में अलग अलग, कि टिहरी राज्य का विलय कब हुआ भारत में। भारत में विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949। ये डेट को हाईलाइट कर दो, 2 बार गोले मार दो इस पर, याद करना है। 1 अगस्त 1900, देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन टिहरी की जो जनता है वो कब आजाद हुई? आजाद मतलब राजशाही से छूटी उस दिन, 1 अगस्त 1949। इतना समझ में आ गया? विलय के तुरंत बाद 1952 में उन्होंने पृथक राज्य का मांग उठाया थी।
क्या उठाई थी? उन्होंने कहा था कि भाई एक पृथक राज्य होना चाहिए, पहाड़ी राज्य होना चाहिए। ठीक है, जो आपके महाराजा मानवेंद्र शाह थे वो टिहरी से 2004 में, बुलंदा बदरीश बोला जाता है टिहरी के राजाओं को, क्या बोलते हैं? हाँ, घाड़ू घड़ी यात्रा होती है इनकी तरफ से, नरेंद्र नगर से स्टार्ट होती है। बद्रीनाथ के जो पहला दीपक जलता है वो तिलों के तेल से जलता है। नरेंद्र नगर में राज परिवार की स्त्रियां क्या करती हैं? तिलों को पीस कर तेल निकालती हैं, घड़े में रखा जाता है, घाड़ू घड़ी यात्रा होती है, वहां से घड़ा चलता है, चेला चेजराम धर्मशाला रेलवे स्टेशन के पास आता है, पीला भात बनता है, मीठा भात। उसके बाद वो यात्रा करते हुए कहाँ बद्रीनाथ पहुंचता है। पहला दीपक जो जलेगा वो किससे जलेगा? उस तिल के तेल से जलता है। तो घाड़ू घड़ी यात्रा, ठीक है, राज परिवार के स्त्रियों के द्वारा तिलों का निकाला गया तेल वो घड़े में रखा जाता है। तो समझ में आ गया। तो मानवेंद्र शाह भाई 2004 में 8वीं बार लोकसभा के लिए चुनाव जीते थे। कितनी बार? तो देखो, राजा भी रहे, उसके बाद सांसद भी रहे। 1957 है ना, सर्वप्रथम 1957, फिर 62, फिर 67, लगातार 3 बार सांसद रहे। फिर 1991 से लगातार 5 बार चुनाव जीते। कौन? एक बार हराया था इन्हें। किसने हराया था? बताया था मैंने कल आपको, क्या नाम था उनका? परिपूर्णानंद पैनुली जी ने 77 में मानवेंद्र शाह को पराजित करने वाले टिहरी के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वो कौन थे? परिपूर्णानंद पैनुली जी। ठीक है, तो भाई बाद में 5 जनवरी 2007 को सांसद रहते हुए इनका निधन हो गया था। और जो राजा का जो घाट है वो पूर्णानंद स्कूल के नीचे वाला जो घाट है उसको राजा का घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज परिवार के जितने भी लोगों की मृत्यु होती है उनको अंतिम संस्कार के लिए या फ्यूनरल सेरेमनी जो होती है वो कहां पर होती है? जहां पर आपका जानकी सेतु है उसके आसपास, जानकी सेतु से लेकर राम झूला के बीच में कहीं, मेरे ख्याल से, है ना। अब तो खैर वो नहीं है शमशान घाट। ठीक है, चलो जी। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी, भाई बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति नारायण दत्त तिवारी जी, है ना, विकास पुरुष के नाम से विख्यात। किस नाम से? विकास पुरुष के नाम से विख्यात है। नारायण दत्त तिवारी जी का जन्म अक्टूबर 1924 में, कब? अक्टूबर 1924 में नैनीताल के बल्यूटी गांव हल्द्वानी में हुआ था। याद करना पड़ेगा भैया, बल्यूटी गांव हल्द्वानी, बल्यूटी गांव हल्द्वानी। ठीक है, नैनीताल के बल्यूटी गांव हल्द्वानी में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र की MA और LLB किया और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। देखो, पहले इलाहाबाद जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। कहाँ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना। और जो वहां राजनीति में चला गया तो फिर वो देश की राजनीति में आता था। ठीक है, तो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हुए तिवारी जी। क्या रहे? 1965 में कांग्रेस में सम्मिलित हुए, 65 में कांग्रेस में सम्मिलित हुए, 1969 में और 1974 में काशीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। पहले विधायक बने, फिर जनवरी 1976 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कब बने थे भाई? 1976 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1980 में नैनीताल से लोकसभा सीट पे जीते, केंद्र में योजना मंत्री बने। क्या बने? और अगस्त 1984 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अगस्त 1984 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। जून 1988 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब जो नए बच्चे थे भाई यहाँ उत्तराखंड के, उन्होंने सोचा कि नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। उत्तराखंड छोटा सा स्टेट था उनके लिए। जिस आदमी ने 3-3 बार, कई बार जिन्होंने क्या किया हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूरा प्रदेश संभाला हो, तो उत्तराखंड तो बहुत छोटा सा एक पहाड़ी राज्य था। पर चलो, 1988 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2 मार्च 2002 को उत्तराखंड प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री बने। तो पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भी वो कौन है? नारायण दत्त तिवारी जी। कौन है? नारायण दत्त तिवारी जी। कब बने? 2 मार्च 2002 को। मैंने कहा था 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन पहला इलेक्शन हुआ था उत्तराखंड में, 14 फरवरी 2002 को। और 2 मार्च 2002 को शपथ ली इन्होंने, तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री बने। और अगस्त 2002 में रामनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। क्या हुए? 7 मार्च 2007 तक वे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बड़ी बात थी भाई उत्तराखंड में 5 साल मुख्यमंत्री रहना, है ना। 7 मार्च 2007 तक वे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अगस्त 2007 से कुछ महीनों तक वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। 18 अक्टूबर
2018 को 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। तो भाई ये क्या है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और बताया जाता है कि अच्छा हुआ कि स्टार्टिंग में ये बन गए। उत्तराखंड के लिए जितना फंड, जितना वित्त ये लेके आए, उतना कोई भी लेके नहीं आया था कि, ठीक है। अब वर्तमान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय बताते थे कि बहुत ज्यादा केंद्र से, क्या जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट थे उस जमाने में, वही कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी केंद्र में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, है ना, बड़ा क्या, तो अपने राज्य के लिए पैसा, नवगठित राज्य के लिए क्या पैसा खींचना बहुत बड़ी चीज होती है, वो भी केंद्र से। क्या केंद्र से जब 100 रुपए मांगो तो 50 देता है केंद्र, लेकिन इन्होंने क्या किया, 200 मांगे। क्या मांगे? उन्होंने कहा नहीं भैया, अभी नया नया शिशु है कौन, उत्तराखंड, हमारे पास आमदनी के भी साधन नहीं है, अभी केंद्र को ही देना पड़ेगा, है ना, विशेष राज्य का दर्जा। महिलाओं को 20% रिजर्वेशन देने वाले भी यही थे, उत्तराखंड की महिलाओं, और उत्तराखंड की महिलाओं को 20 से 30 रिजर्वेशन करने वाले भी यही थे। जाते जाते क्या कर गए, 30 कर गए, और रहते तो मेरे ख्याल से 50 कर देते। क्या कर देते? तो फिर आसान हो जाता आप लोगों के लिए। चलो जी, कृष्णचंद्र पंत जी, भाई कौन, केसी पंत जी, नाम सुने हो? अब हम लोगों ने तो देखा है ना इनको, आप लोग नाम पढ़ रहे हो तो आपको कठिन हो रहा होगा। चलो, इनका जन्म भाई 10 अगस्त 1931 को ग्राम खूंट अल्मोड़ा में हुआ था। भाई पंडित गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे। भाई छोटी मोटी हस्ती थोड़े थे। क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे, कभी वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। अब सोचो, कभी हम लोगों ने यह भी याद किया होगा कि वित्त आयोग, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी पंत, कृष्णचंद पंत। उस समय उत्तर प्रदेश में थे, है ना, लेकिन यह था कि गर्व होता था कि हमारे उत्तराखंड से कोई क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? प्लानिंग कमीशन। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है आज भी, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जो कि सरकार का थिंक टैंक होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर एक उपाध्यक्ष भी होता है। ऐसे उस जमाने में भी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन था? कृष्णचंद पंत थे एक बार, ठीक है। और 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे भाई कौन? कृष्णचंद पंत, केसी पंत। किसके पुत्र? पंडित गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र। जन्म कहां? खूंट, अल्मोड़ा, खूंट। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी और जर्मनी से डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी और जर्मनी से डॉक्टरेट की उपाधि ली। 1962 में पहली बार नैनीताल से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सांसद बने। 1967 में मंत्री बने। 1973 से 74 तक केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहे। गृह राज्य मंत्री, सोच सकते हो, मैंने कहा 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक होता कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता राज्य मंत्री, एक होता उप मंत्री, ठीक है। गृह मंत्री नहीं बन पाए पर गृह राज्य मंत्री थे। गृह मंत्री के बाद जो दूसरा स्थान होता है वो किसका होता है? गृह राज्य मंत्री का। समझ में आया? होम, होम समझते हो? पुलिस, सारी पुलिस। तो गृह राज्य मंत्री। 1989 में केंद्र में जनता दल की सरकार में वो रक्षा मंत्री रहे। अब देख लो, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। क्या रहे? रक्षा मंत्री रहे। 1946 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे, ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष रहे। क्या रहे? 1986 होना चाहिए भाई। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। 1997 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और बाद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको कृष्णचंद पंत जी को, ठीक है। उसके बाद भाई डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, बहुत बड़ा नाम, नई पीढ़ी शायद नहीं जानती होगी, लेकिन जब आडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी तो उस जमाने में जो बड़े नेता थे उनमें एक नेता कौन थे? मुरली मनोहर जोशी। क्या थे? मुरली मनोहर जोशी जी। जन्म 5 जनवरी 1934, ग्राम गल्ली, जनपद अल्मोड़ा। ग्राम गल्ली, जनपद अल्मोड़ा। 1958 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में एमएससी और फिर डी.फिल की उपाधि ग्रहण की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। प्रोफेसर थे ये, क्या थे, लेकिन उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। यानी अगर आप ऐसा बोल सकते हो कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो थे, है ना, तो राइट हैंड तो भाई वो थे कौन? द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। मतलब 7 जो, अगर आडवाणी जी रथ यात्रा कर रहे थे तो
अटल जी भी कम नहीं थे, ठीक है। और बाईं तरफ कौन दिखते थे आपको? मुरली मनोहर जोशी। कौन दिखते थे? और इन्हीं के खेमे में थे एक व्यक्ति, कौन? जनरल भोनचंद खंडूड़ी जी। कौन? तो ये बड़े नाम थे भाई, बड़े नाम हैं। नई पीढ़ी इनसे क्या हो गई है? नई पीढ़ी नए नेताओं को देख रही है, लेकिन इनमें दम था भाई, इन लोगों में, है ना, उस जमाने में। चलो 1958 में मैंने बता दिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में एमएससी, है ना। अच्छा जी, 1994 में विभागाध्यक्ष भौतिक विभाग के पद से सेवानिवृत्त हुए। आरएसएस से जुड़े, जनसंघ पार्टी के सदस्य रहे। क्या रहे? मैंने बोला जनसंघ से ही बीजेपी निकली है। इससे निकली है। 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय होने पर नवगठित भाजपा पार्टी के पहले प्रदेश सचिव, नई नई भाजपा जब बनी उसके पहले प्रदेश सचिव कौन थे? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ठीक है। बाद में अल्मोड़ा से सांसद बने। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए 1992 में इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा की। एकता यात्रा की कहां से कहां तक? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना। आप लोग उत्तर प्रदेश का फॉर्म नहीं भरते हो। क्यों नहीं भरते हो? कि जी सहारनपुर पड़ रहा जी सेंटर। क्या पड़ रहा? मेरठ पड़ रहा जी सेंटर, दूर हो गया। क्या हो गया? और बनना बड़ा है कि, और रैंक भी पहली चाहिए, छोटी मोटी रैंक थोड़ा चाहिए। तो भाई पहले त्याग करना पड़ता है, थोड़ा कुछ काम करना पड़ता है। फॉर्म भरो। अगर आपको देख लो कन्याकुमारी कहां रह गया, कश्मीर कहां रह गया, वहां तक की एकता यात्रा की। आतंकवादियों की धमकी के बाद भी 15 अगस्त 1992 को श्रीनगर के लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समझ में आया कौन था मेन? मुरली मनोहर जोशी जी थे, और साथ में उनके जो सबॉर्डिनेट थे वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे। कौन थे? ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा उम्र का होता है कि मोदी जी बड़े जवान थे, लड़के थे उस समय, यंग जिसे बोलते हैं, यंग ब्लड। मुरली मनोहर जोशी जी थोड़ा उम्र दराज थे, बट एक तरह से जो सीनियर थे वो कौन थे? जोशी जी। लाल चौक पर जाकर आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि गोली मार देंगे, लेकिन उसके बाद भी लाल चौक पे 15 अगस्त 1992 को श्रीनगर कश्मीर में लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज। वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसे बोलते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। अब फिर मैंने कहा वृद्धावस्था होती है, धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति वृद्ध होता है ना। जैसे आडवाणी जी हैं तो वो भी क्या हो गए, 90 पार हो गए मेरे ख्याल से, ठीक। मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी जी अब अगले। कौन? पहली बार उत्तराखंड में जो सड़कें देखी ना हम लोगों ने, वो इनके कार्यकाल में देखी, इनके। और इन्होंने बड़ा कंसेप्ट अच्छा रखा था उस जमाने में। मेरे ख्याल से केंद्र से उतना पैसा मिला नहीं। इन्होंने कहा कि जितना पैसा मिला है यार, हमेशा नीचे से बनती है, ऋषिकेश से शुरू होती रोड बननी, और क्या होती तब ऊपर जाते जाते जब तक श्रीनगर तक पहुंचती तब तक क्या होता है, 5 साल पूरे हो जाते हैं और पैसा भी आना बंद हो जाता है। तो इन्होंने कहा ऊपर से बनाऊंगा मैं। तो बद्रीनाथ रोड, केदारनाथ रोड, मतलब जो ये 4 धाम की रोडें हैं, तो ऊपर से बनानी स्टार्ट की। तो पहली बार हमने देखा था कि भाई उत्तराखंड में चौड़ी रोड किसे बोलते हैं। क्या? अब आप तो यार ऑल वेदर रोड देख रहे हो, आपको तो ये पता ही नहीं कि सुबह 3 बजे खड़ा होना पड़ता था ऋषिकेश यहाँ बस स्टैंड पे, बस पकड़नी पड़ती थी। उसके बाद जब सुबह बैठते थे तब जाके शाम को पहुंचते थे रुद्रप्रयाग। कहां पहुंचते थे? फिर एक हॉल्ट वहां करेगा आदमी, फिर केदारनाथ जाना तो अगले दिन फिर चलेगा, तब शाम को पहुंचेगा। बद्रीनाथ जाएगा तो फिर जोशीमठ में रुकना पड़ता था। आज की तरह थोड़ा कि आपने सुबह दिन में प्लान बनाया कि चलो भाई चलते हैं, जरा स्कूटी उठाई चल दिए। आज के जैसा नहीं था, ठीक है, कठिन था पहले। तो मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी भाई बड़े क्या रिस्पेक्टेड व्यक्ति, और साथ में क्या ईमानदार। और जो आपकी विधानसभा अध्यक्षा हैं रितु खंडूड़ी जी के पापा हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ उनके अंदर भी दिखता है अपने पिता के क्या ईमानदारी के जो गुण हैं, और जो सीधे सीधे फास्ट फॉरवर्ड, जो बोलना है सामने बोलना है, पीठ पीछे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नो लाग लपेट, सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो एक इनका जन्म 1 अक्टूबर 1933 को। अब देखो ना 33 में पैदा हुए, अब क्या उम्र होगी इनकी इस समय? कितनी होगी भाई? हाँ जी 91, एट द एज ऑफ 91 है। तो अनुशासित हैं इसलिए लंबी आयु है। 1933 में देहरादून में हुआ था, देहरादून में हुआ था इनका जन्म। इनका पैतृक गांव मेहरगांव, मरगदना बोलते हैं, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। मरगदना या मेहरगांव, मरगदना, पौड़ी गढ़वाल में
पट्टी नांदल स्यू, कई स्यू हैं पौड़ी में, पता है? सितौन स्यू नाम सुना है? क्या लगता है? सीता माता का मेला लगता है सितौन स्यू, सीता जी के नाम से, माता सीता के नाम पर सितौन स्यू, ठीक है? कौन सा मेला लगता है? तो अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं, पट्टी नांदल स्यू में पड़ता है। स्नातक की शिक्षा के बाद आपके लिए प्रश्न है भाई, आप पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपके लिए प्रश्न है कितने स्यू हैं पौड़ी में, टोटल स्यू कितने हैं? ठीक है, अगला, स्नातक की शिक्षा के बाद एनडीए के जरिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, भाई सुन लो नौजवानों, कहां गए? नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए के जरिए 1954 में सेना के इंजीनियर कोर में कमीशन प्राप्त किया, सेना के इंजीनियरिंग कोर में कमीशन प्राप्त किया। जनवरी 1982 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला। भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त करने के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए 1991 में। अब सुन लो भाई, 1991 में गढ़वाल से लोकसभा सदस्य चुने गए, 1991 में गढ़वाल से लोकसभा सदस्य चुने गए। 1996 से 98 को तक छोड़कर राज्य के चौथे मुख्यमंत्री चुने जाने के तक ये गढ़वाल के सांसद रहे। 8 मार्च 2007 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सितंबर 2007 में धुमाकोट विधानसभा का उपचुनाव जीता। अब ये इतने पुराने प्रश्न तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ सकते हैं भाई, क्या कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच बीच में से। इतना समझ में आ गया? हाँ जी।